आवाज आ रही है जी आप लोगों को मेरी? जी सर आ रही है। जी सर। यस सर। अच्छा जी, थैंक यू। अच्छा, यहाँ हमने कल स्टॉप किया था कि जो माइक्रोटोम नाइव्स हैं वो किस किस तरह के होते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये स्टील नाइव्स हो सकते हैं, नॉन क्रोजिव नाइव्स हो सकते हैं जो क्रायोस्टेट में इस्तेमाल होने हैं। क्रायोस्टेट क्या होता है ये हमने आगे पढ़ना भी है, लेकिन इसका थोड़ा सा बता दूं कि ये फ्रीज ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें जो रूटीन की टिश्यू प्रोसेसिंग है वो नहीं होती, इसमें माइनस टेम्परेचर पे टिश्यू को फिक्स किया जाता है और उसके सेक्शन लिए जाते हैं। फिर कुछ डिस्पोजेबल टाइप के ब्लेड्स भी मिलते हैं हमें, ग्लास के नाइव्स भी बनते हैं, डायमंड के भी होते हैं। मुख्तलिफ नाइव्स की मुख्तलिफ यूजेबिलिटी है। किसी का ना माइक ओपन है, वो ऑफ कर लें। थैंक यू। अच्छा जी, ये वाटर बाथ है जिसपे हमने माइक्रोटोम से सेक्शन लेने के बाद इस पे रखते हैं, फ्लोट कर जाता है टिश्यू, इस पे फ्लोट करता है, थोड़ा सा हीट होता है और वो स्ट्रेटन हो जाता है, सीधा हो जाता है, जिसको फिर हम स्लाइड पे ले लेते हैं। और जब हम स्लाइड पे लेते हैं टिश्यू को तो ये देखें इस तरह से इसके ऊपर आ जाता है। ये माइक्रोटोम की फ्रंट साइड है। जब हमने सेक्शन ले लिया, सेक्शन लेने के बाद हमने उसको स्लाइड पे रखा। स्लाइड पे रखने के बाद हमने उसको 15 से 20 मिनट हॉट प्लेट पे रखना है। हॉट प्लेट का टेम्परेचर कितना होगा, कोई बता सकता है? हॉट प्लेट का टेम्परेचर कितना होगा जिस पे हमने 15 से 20 मिनट रखना है स्लाइड्स को टिश्यू के साथ? कोई बता सकता है कि हॉट प्लेट का टेम्परेचर कितना होगा? 60 सर। अच्छा, मुझे क्लियर समझ नहीं आई, शोर है बैकग्राउंड में। कितना बताया है? 60 सर। 60 होगा जी, जी बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू उसका। बेटा ये माइक बंद कर दो अपना। उसका टेम्परेचर 60 होगा। अब आ गई स्टेनिंग। स्टेनिंग में हमने टिश्यू को स्टेन करना है ताकि माइक्रोस्कोपी में हम देख सकें कि टिश्यू का पैटर्न क्या है, ऑर्गेनेलिज किस तरह से हैं। अच्छा जी, the embedding process must be reversed in order to get the paraffin wax out of the tissue and allow water soluble dyes to penetrate the section. अब देखे वो इकबाल का, अपने अल्लामा इकबाल का शेर भी है, झपटना पलटना पलट कर झपटना। अब तक जो भी हमने प्रोसेस किया था उसको हमने रिवर्स करना है। हमने वैक्स एम्बेड की थी टिश्यूज के अंदर। टिश्यू, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि हमने उनको काटना था, हमने उनके बारीक सेक्शन लेने थे, माइक्रोमीटर मेजरमेंट्स के, 3 माइक्रोमीटर, 5 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर, ठीक है। क्योंकि हमने उतने बारीक सेक्शन लेने थे तो वो डायरेक्ट टिश्यू के नहीं आने थे। इस वजह से हमने उनको इनफिल्ट्रेट किया वैक्स के साथ, पैराफिन वैक्स के साथ, ताकि उनका एक रिबन सा बन के हमारे पास आए, हम उसको फ्लोटिंग बाथ पे रखें, उसको स्लाइड पे रखें और फिर हमारे पास टिश्यू आ जाए। अब मसला ये है कि अगर पैराफिन वैक्स उनके अंदर रहेगी टिश्यू के अंदर तो फिर जो है हमारी स्टेनिंग ठीक नहीं होगी, हमारा रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। तो इसके लिए हमने जो ये एम्बेडिंग की थी इसको हमने करना है रिवर्स स्टार्ट से। फिर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पहले जैसे टिश्यू आया उसमें हमने डाली फार्मलीन। फार्मलीन 10% थी, 90% जो है वो वाटर कह सकते हैं आप। तो उसको फिर टिश्यू को हमने किया डिहाइड्रेट। डिहाइड्रेट करने के लिए हमने उसको अल्कोहल में डाला, 70%, 90% और एब्सोल्यूट अल्कोहल में डाला, डिहाइड्रेट हो गया। डिहाइड्रेट करने के बाद हमने उसकी की क्लियरिंग, अल्कोहल को निकाला। उसको निकालने के लिए हमने उसमें डाला जी ज़ाइलीन, क्लियरिंग हो गई, ज़ाइलीन आ गई। ज़ाइलीन के बाद हमने उसमें वैक्स, पैराफिन वैक्स डाली। ज़ाइलीन में वो मिक्सेबल है, मिसिबल है। तो फिर जो है हमारा टिश्यू हो गया एम्बेडेड। एम्बेडेड टिश्यू की हमने बनाई के सेक्शन। जस्ट अ मिनट, किसी का माइक ओपन है?
अच्छा जी, उसकी हमने कैसेट्स बनाई, कैसेट्स को फिर हमने ब्लॉग बनाए, कैसेट्स बनाए और उसको फिर हमने सेक्शन किया माइक्रोटोम पे। माइक्रोटोम पे हमने सेक्शन ले लिया, उसको स्लाइड्स पे रख लिया, स्लाइड को हमने रख लिया हॉट प्लेट पे। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी। आगे हमने क्योंकि स्टेनिंग करनी है तो वो वैक्स जो है हम उसको डी पैराफिनाइज करेंगे, पैराफिन वैक्स को निकालेंगे, क्योंकि जो हमने डाइज यूज करनी है स्टेनिंग में वो वाटर सोलुबल है। तो हमने, याद है, वाटर तो पहले निकाल दिया था, डिहाइड्रेट कर दिए थे टिश्यू, उसमें हमने अल्कोहल डाल दिया था, फिर ज़ाइलिन डाल दी थी, फिर वैक्स डालती थी। अब हमें अगेन उनको रीहाइड्रेट करना है, रीहाइड्रेट, दोबारा उनमें पानी ऐड करना है ताकि वाटर सोलुबल जो टिश्यूज हैं वो वाटर सोलुबल हो जाए और उसमें वाटर सोलुबल डाइज जो हैं वो उसको स्टेन कर सके। ये बात आपको क्लियर आई है, लॉजिक समझ आई है? यस सर। ओके गुड। तो इसमें क्या है जी, देयर फोर बिफोर एनिंग स्टेनिंग, किसी भी स्टेनिंग को स्टार्ट करने से पहले द स्लाइड्स आर डी पैराफिनाइज्ड, स्लाइड्स से पैराफिन निकाली जाती है बाय रनिंग देम थ्रू ज़ाइलिन। आपको याद होगा कि ज़ाइलिन और ज़ाइलिन में पैराफिन मिक्स होती है, तो इस वजह से हम उसको दोबारा ज़ाइलिन से गुजारते हैं या उसके किसी सब्स्टिट्यूट से भी गुजार सकते हैं, और फिर अल्कोहल से गुजारते हैं और फिर पानी से गुजारते हैं। अब आप ज़रा दोबारा याद करें कि ये स्टेप रिवर्स है। पहले ज़ाइलिन आई, फिर अल्कोहल आया, फिर पानी आया। जब हमने टिश्यू प्रोसेसिंग की थी उसमें पहले पानी निकाला गया, फिर अल्कोहल डाला गया, फिर ज़ाइलिन डाली गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा स्टेनिंग में ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएंगे। देयर आर नो स्टेन्स दैट कैन बी डन ऑन टिश्यूज कंटेनिंग पैराफिन। अगर टिश्यूज के अंदर पैराफिन है तो इस तरह के स्टेन हमारे पास नहीं है कि वो उसको स्टेन कर सके, इस वजह से हमें इनको वापस रीहाइड्रेट करना ही करना है। The staining process makes use of a variety of dyes that have been chosen for their ability to stain various cellular components of the tissue. स्टेनिंग जनाब करती क्या है कि बहुत सारे डाइज इस्तेमाल करती है जो कि जिनके पास मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि कोई स्टेन न्यूक्लियस को स्टेन करता है, कोई स्टेन जो है वो साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है, कोई स्टेन उसमें के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको आ रही है, आ रही है। नहीं सर, आवाज नहीं। अच्छा, ज्यादा अब भी सर कट रही है आवाज आपकी। सर डिस्टोर्शन बहुत है आपकी आवाज में। कनेक्ट हो गया था। अब देखिए, अब ठीक है। यस सर। जी सर ठीक है। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे फिक्सेटिव है, लेकिन जो रूटीन का फिक्सेटिव है वो फॉर्मलिन है। बहुत सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स भी हैं, लेकिन जो रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं वो एथेनॉल है। बहुत सारे क्लियरिंग एजेंट्स भी हैं, लेकिन जो हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं वो ज़ाइलिन है। बहुत सारे एम्बेडिंग एजेंट्स भी हैं, लेकिन जो हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं वो पैराफिन वैक्स है। तो इसी तरह से आगे बात आ गई स्टेनिंग की कि और भी बहुत सारे स्टेन हैं, बहुत सारे वैरायटी ऑफ टाइप्स, लेकिन जो रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं वो हिमाटोक्सिलिन एंड इयोसिन है। ठीक है, जो बाकी स्टेन्स हैं उनको हम कह देते हैं कि ये स्पेशल स्टेन्स हैं। क्यों? बिकॉज दे आर एम्प्लॉयड इन स्पेसिफिक सिचुएशंस। हमने अगर हिमाटोक्सिलिन और इयोसिन स्टेन से उसकी डायग्नोस्टिक हमसे नहीं हो रही, कोई उसकी कोई इस तरह की कंडीशन है जो हमने चेक करनी है किसी स्पेशल स्टेन के साथ, कार्बोहाइड्रेट हमने चेक करने हैं, म्यूसिन चेक करनी है टिश्यू के अंदर, ग्लाइकोजन चेक करनी है, तो वो हम उसको स्पेशल स्टेन कर लेंगे। अदरवाइज जो रूटीन स्टेन है वो हिमाटोक्सिलिन होगी। अब है जी, ये पिक्चर है, ये देखें, ये एक रैक है, ये दूसरा रैक है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है,
इसके अंदर ये स्लाइड्स रखी हुई हैं, ये जार है और जार के अंदर रैक में स्लाइड्स रखी हुई हैं, ठीक है। तो ये एक जो रैक होता है इसमें तकरीबन 30 स्लाइड्स आ जाती हैं, कुछ छोटे रैक जो है उसमें 15 आ जाती हैं। तो ये इस तरह से फिर ये ग्रेजुअल स्टेप्स में जाता है। पहले जनाब ज़ाइलिन में गया, अल्कोहल, वाटर, हेमाटॉक्सिलिन एटसेट्रा ना, इस तरह से ये स्टेन होती हैं स्लाइड्स। ये जो स्लाइड आपको दिखाई जा रही है ये फ्रोजन सेक्शन है, ये रूटीन की प्रोसेसिंग से नहीं किया गया, ये फ्रोजन सेक्शन है। दीज आर स्टेन्ड बाय हैंड बिकॉज दिस इज फास्टर फॉर वन और अ फ्यू इंडिविजुअल, क्योंकि फ्रोजन सेक्शन हमने किसी एक आधे इंडिविजुअल का करना होता है इमरजेंसी कंडीशन में, ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं। अब स्टेन की ना दो तरह की टाइप्स भी हैं, प्रोग्रेसिव है और रिग्रेसिव है। अच्छा जी, तो स्टेन प्रोग्रेसिव में ये होता है कि स्टेन आगे प्रोग्रेस करता है, मीन्स के ऐसा ऐसा कलर चढ़ता जाता है, जितने टाइम में हमारा कलर का वो पूरा हो जाता है हम उसको नेक्स्ट जार में ले जाते हैं, ये प्रोग्रेसिव होता है। रिग्रेसिव में होता है कि हम उसको पहले ओवर स्टेन कर देते हैं और फिर स्टेन कम करते जाते हैं। तो ये दोनों टेक्निक्स इस्तेमाल होती है। तो ये स्लाइड है जी, इससे आप देख सकते हैं ये एक स्टेन्ड टिश्यू पड़ा हुआ है। अब हमने स्टेनिंग तो कर ली, फिर आपने पहले भी पढ़ा होगा किसी सब्जेक्ट में कि कवर स्लिपिंग भी जरूरी होती है। उसकी वजह क्या होती है, कवर स्लिप की क्या वजह होती है, क्यों जरूरी है कवर स्लिप, कोई बता सकता है? सर कंटामिनेटेड नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। कोई और बताए कवर स्लिपिंग की क्या लॉजिक हो सकती है, क्यों की जाती है कवर स्लिपिंग? प्रोटेक्शन के सही लिए। कवर स्लिप है तो हाँ जी, प्रोटेक्शन के लिए जो भी हमारा सैंपल होगा वो स्लाइडर कवर स्लिप के दरमियान में ही रहेगा, माइक्रोस्कोप पे भी नहीं लगेगा और दूसरा उसमें कंटेमिनेशन नहीं होगी। ठीक है, चलें, ये भी थोड़ा सा ऑब्वियसली ये भी एडवांटेज है, लेकिन मेन एडवांटेज क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है कभी, सुना सर हो या पढ़ा फोकसिंग हो के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? हाँ जी, फोकसिंग। क्योंकि नीचे स्लाइड थी, ऊपर टिश्यू है, उसके ऊपर अगर हम कवर स्लिप नहीं रखेंगे तो वो माइक्रोस्कोप में फोकस नहीं होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होना ज़रूरी है, और सेम करने के लिए हम उसके ऊपर कवर स्लिप रखते हैं, ठीक है। और दूसरा टिश्यू से प्रोटेक्ट भी होता है। The stained section on the slide must be covered with a thin piece plastic or glass to protect the tissue from being scratched, to provide better optical quality for viewing under the microscope and to preserve the tissue section for years to come। ठीक है, जब उसको फिक्स कर देंगे हम, ऊपर कवर स्लिप कर देंगे, तो वो ज़्यादा देर रह भी सकेगा, उसकी स्टेनिंग भी किसी हद तक बरकरार रहेगी और नज़र भी हमें माइक्रोस्कोप में ठीक आएगा। The stained slide must go through the reverse process that it went through from paraffin sections to the water। वो तो डेफिनेटली हमने पीछे पढ़ लिया हुआ है कि इसमें रिवर्स होगी। The stained slide is taken through a series of alcohol solutions to remove the water। पहले उसमें वाटर रिमूव किया जाता है, फिर उसमें क्लियरिंग एजेंट्स जो हैं वो वाटर को रिमूव करने के लिए हमने अल्कोहल इस्तेमाल किया, उससे पहले पैराफिन को रिमूव करने के लिए हमने क्लियर एजेंट इस्तेमाल करते हैं, और फिर एंड पे कोई फिल्म बना के, फिल्म से मुराद ये है कि डीपीएक्स भी आपने शायद सुना होगा, या कनाडा बाल्सम डीपीएक्स और या कनाडा बाल्सम आपने सुना होगा, वो ना उसके ऊपर डाल लेते हैं टिश्यू के, और फिर उसके ऊपर कवर स्लिप डाल देते हैं डीपीएक्स टाइप, वो उसमें स्लाइड को कवर स्लिप के साथ अडेयर कर देता है, चिमट जाती है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ठीक रहता है। अच्छा जी, और सब टाइप्स भी हैं ना हिस्टो की, ये तो मेन जो प्रोसेस, हिस्टो के बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं, लेकिन जो अभी हमने पढ़ा है ये रूटीनली यूज्ड मेन प्रोसेस है जो टिश्यू प्रोसेसिंग है, हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल जी एक एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी है, इसमें क्या होता है कि सेल्स आर कलेक्टेड आफ्टर दे हैव बीन आइदर स्पॉन्टेनियसली सेट बाय द बॉडी और मैनुअली स्क्रैप्ड। जो एक्सफोलिएशन, ये थोड़ा सा नाम से भी जाहिर है कि ऊपर से जिस तरह स्क्रब होता है ना, स्क्रब ये लेडीज बाज़ बार यूज करती हैं, तो ये एक्सफोलिएशन से भी यही मुराद है कि स्क्रैपिंग की जाती है, ब्रश ऑफ की जाती है स्किन, जो स्किन है या सेल्स ऑफ बॉडी। ठीक है जी, इसको हम निकाल लेते हैं और फिर उसकी आगे साइटोलॉजी करते हैं। एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस एक्सफोलिएशन व्हेन द सेल्स ऑफ द प्लूरल कैविटी और पेरिटोनियल कैविटी आर शेड इनटू द प्लोरा। अब प्लूरल कैविटी में बाज़ बात प्लूरल सेल्स चले जाते हैं, वो हो सकता है। ठीक है जी, मैकेनिकल में पैप स्मेयर हो सकता है। पैप स्मेयर में क्या होता है कि सेल्स जो है स्क्रैप किए जाते, मैकेनिकली स्क्रैप किए जाते हैं स्पैचुला के साथ फ्रॉम द सर्विक्स विद द सर्विकल स्पैचुला। ठीक है जी, या ब्रोंकियल ब्रशिंग भी हो सकती है। आपने देखा होगा कि ब्रोंकोस्कोप डाल के एंडोस्कोपी भी आपने सुना होगा, ब्रोंकोस्कोपी भी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मीन्स के इसमें टिश्यू की स्क्रैपिंग कर लेते हैं, ऊपर से सरफेस उसका हम एग्जामिनेशन कर लेते हैं कि इनमें कोई मसला तो नहीं चल रहा। एक है जी पैरलोडियन इमेडिंग टेक्निक, ये है जी सूटेबल फॉर हार्ड स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे टीथ आ गए, बोन आ गया, ये कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो हार्ड है बॉडी का, उसमें ये टेक्निक इस्तेमाल हो सकती है। इट इज ऑल्दो सिमिलर टू पैराफिन बेडिंग। इसमें डिफरेंस क्या है? इनफिल्ट्रेशन ऑफ बेडिंग इज डन इन पैरालाइडन इंस्टेड ऑफ पैराफिन। इसमें जो रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं पैराफिन वैक्स की बजाय पैरालाइडाइन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इसमें फर्क है। अब है जी FNAC फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। इसका भी नाम से आप देखेंगे, फाइन नीडल मींस के बारीक नीडल, एस्पायरेशन एस्पायरेट करना कोई भी चीज़ को, साइटोलॉजी सेल्स का एग्जामिनेशन। तो इसका मतलब है कि ये कोई ऐसा काम है जिसमें सेल्स का एग्जामिनेशन किया जाता है बारीक सिरिंज से टिश्यू निकाल के। ये क्या है जनाब? इट इज़ ए डायग्नोस्टिक प्रोसीजर यूज टू इन्वेस्टिगेट सुपरफिशियल लंप्स और मैसेज। बाज़ का आपने देखा होगा, सुना है कि ब्रेस्ट में लंप बन जाते हैं या नेक में बन जाते हैं, स्वेलिंग टाइप हो जाती है और नीचे कोई हार्डनिंग टिश्यू नज़र आता है, फील होता है। तो उसको हम पूरा निकाल नहीं लेते, उसमें हम सिरिंज डाल के टिश्यू लेते हैं और फिर उनको पहले टेस्ट कर लेते हैं कि आया कि ये नॉर्मल है या कैंसरस तो नहीं है। इस टेक्निक में ए थिन हालो नीडल इंसर्टेड, एक बारीक नीडल जो है वो इंसर्ट की जाती है जो सिरिंज की होती है, इनटू द मास फॉर सैम्पलिंग ऑफ सेल्स, उसमें सैम्पलिंग के लिए। फिर उसको हम खींचते हैं, जो प्लंजर होता है सिरिंज का उसको हम अपनी तरफ खींचते हैं तो सेल्स उसके अंदर आ जाते हैं थोड़े बहुत, जो कि स्टेन किया जाता है और फिर एग्जामिन किया जाता है अंडर माइक्रोस्कोप। इसमें कोई भी सेल्स हम ले सकते हैं, जो बॉडी के टिश्यू हैं वो भी हम थोड़ा बहुत एस्पिरेट कर सकते हैं, कुछ फ्लूइड के साथ भी एस्पिरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी में क्या हुआ कि इसमें सेल लिए, अगर थोड़ा सा हमने बड़ा टिश्यू ले लिया या मल्टीपल सेल्स ले लिए तो उसको हम कहेंगे FNAB, फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी। ये बड़ी बायोप्सी से सेफ है, क्योंकि बड़ी बायोप्सी में तो पूरी सर्जरी करनी है ना हमने, तो इसमें सिर्फ हमने टिश्यू ले लेना है, तो ये निस्बतन सेफ है और पहले यही करवानी चाहिए अगर कोई लोकेशन इस तरह की होगी जहाँ से हम सैंपल ले सकें। तो अगर इससे हमारा रिजल्ट ठीक आ जाता है तो हम बड़ी सर्जरी से बच सकते हैं। ये है जी माइक्रोग्राफ ऑफ ए नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी स्पेसिमेन ऑफ ए सलेवरी ग्लैंड शोइंग एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा। ये जी हमारा माइक्रोग्राफ है जो हमने देखा माइक्रोस्कोप के नीचे, ये सलेवरी ग्लैंड से टिश्यू लिया गया है और ये बता रहा है कि एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा है इनको। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, ये भी आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में इसकी डिटेल शामिल है। बहरहाल ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लें कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंटीजन्स। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री नाम से भी जाहिर है कि इसमें इम्यूनिटी इन्वॉल्व है, कोई इम्यूनोलॉजी इन्वॉल्व है। ये है प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंटीजन्स फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स इन सेल्स ऑफ अ टिश्यू सेक्शन बाय एक्सप्लॉइटिंग द प्रिंसिपल ऑफ एंटीबॉडी बाइंडिंग स्पेसिफिक टू द एंटीजन इन बायोलॉजिकल टिश्यू। आप मुझे ये बताएं, आप लोगों ने इम्यूनोलॉजी पढ़ी हुई है? पढ़ रहे हैं, ओके ग्रेट। किससे पढ़ रहे हैं? मैम मारियो। ठीक है, तो आपको इम्यूनो
इम्यूनोलॉजी का जो मेन प्रिंसिपल है वो यही है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड करती है और फिर रिएक्शन होता है, इसमें भी वही प्रोसेस इस्तेमाल होता है। Immunohistochemistry takes its name from the roots immuno in reference to the antibodies used in procedure and histo from tissue। ठीक है जी, कि टिश्यू की इम्यूनोलॉजी है, इस वजह से इसका नाम हम इम्यूनोहिस्टो रखते हैं। स्टेनिंग जो है इसकी, इट इज़ वाइडली यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ एबनॉर्मल सेल्स, या कि कैंसर ट्यूमर्स वगैरह में हम इसकी डायग्नोसिस करने के लिए इसकी स्टेनिंग हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर क्यों, लेकिन ये है मॉलिक्यूलर मार्कर्स। जो पिछली स्टेनिंग हमने देखी है वो सेल्स को या उसके ऑर्गेनेलिज को केमिकली स्टेन करती है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल है, एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग होती है। ठीक है जी, तो कैंसर के साथ जो बाइंड कर जाते हैं ये स्टेन इस तरह के होते हैं और फिर हम डायग्नोज कर सकते हैं। ये जी फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल प्रोटीन है सच एज टीएच ग्रीन इन दी एक्सॉन्स सिंपैथेटिक, ये हमारे जो सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक न्यूरॉन्स हैं उनकी है स्टेनिंग की गई है टीएच ग्रीन के जरिए। तो ये इस तरह के फ्लोरेसेंस में नजर आती है। अब टिश्यू माइक्रो एरेज भी होते हैं। इसमें क्या होता है कि पैराफिन ब्लॉक्स इन विच अप टू 1000 सेपरेट टिश्यू कोर्स आर असेंबल्ड इन एरे फैशन टू अलाउ मल्टीप्लेक्स। इसमें ज़्यादा किस्म के टिश्यूज हम एक ही उसमें रख लेते हैं, ठीक है, ताकि इकट्ठा ही मल्टीपल एनालिसिस हो सके। ए हॉलो नीडल इज यूज टू रिमूव टिश्यू एज स्मॉल एज 0.6 मिलीमीटर इन डायमीटर। ठीक है जी, हम नीडल के ज़रिए 0.6 मिलीमीटर चौड़ाई का जो टिश्यू है वो उस रीजन से निकाल लेते हैं। ठीक है, These tissue cores are then inserted into a recipient paraffin block in a precisely spaced। अब जो वो टिश्यू हमने निकाला, ये टिश्यू किससे निकाला है, डायरेक्ट बंदे से नहीं निकाल रहे, वो FNAC हो जाएगा जो डायरेक्ट बंदे से निकालेंगे। ये हम निकाल रहे हैं जो ब्लॉक बनाया है ना, टिश्यू का ब्लॉक बनाया है, उसमें से हम 0.6 मिलीमीटर सिरिंज से ले रहे हैं। उसको हमने आगे फिर किसी भी ब्लॉक के ऊपर वक्फे से हमने सजा लिया। जिस तरह अगर किसी ने पीसीआर देखा होगा तो उसमें 96 वेल्स होते हैं, बारीक वेल्स होते हैं 96, जिसमें 96 रिएक्शन किए जाते हैं मुख्तलिफ सैंपल के। इस तरह इसमें भी जो है मुख्तलिफ स्पेस पे हम बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे रख सकते हैं स्पेस के साथ। ये सेक्शन जो है फिर इकट्ठे फिर हम इनको माइक्रोटोम पे कट कर लेते हैं और फिर माइक्रोस्कोप पे हम इसको देख लेते हैं स्टेन करने के बाद। तो एक जो माइक्रो एरे का ब्लॉक है उसमें 100 से 500 सेक्शन हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट टेस्ट किए जा सकते हैं। ये भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें जाहिर है क्योंकि टिश्यू की साइज छोटा है तो बाज़ का कुछ फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं, लेकिन ये क्विक प्रोसेस है क्योंकि इसमें एक ही वक्त में हम इतने टिश्यूज़ का कर रहे हैं। ये है जी एग्जांपल इसकी, ये देखें। ये ना हमने पेपर शीट एक अलहदा बनाई हुई होगी पेपर पे कि सैंपल नंबर इधर हम लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर लगा देंगे एक ABCDE। तो हम देख लेंगे कि 1A सैंपल जो था वो किसका था, 2C सैंपल किसका था, 3F सैंपल किसका था। इस तरह से ना ये हमें इंडिविजुअली पता चल जाएगा, तो इसका रिजल्ट हम माइक्रोस्कोप पे देख लेंगे जी। तो यहाँ पे हमारा जो मेन या रूटीन की जनरल प्रोसेसिंग है वो टॉपिक एंड होता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क मी। एनी क्वेश्चन? No, sir. कोई क्वेश्चन नहीं है? सर आप प्लीज स्लाइड सेंड कर दीजिएगा, फिर हम इसको पढ़ के फिर हम आपसे पूछेंगे जो ना समझ आया। ओके गुड, मैं स्लाइड्स आपको भेज दूंगा, बट दीज आर नॉट गोल्ड स्टैंडर्ड। बुक को आपने फर्स्ट प्रेफरेंस जी देनी है। सर, वो आप अपना AFIP के साथ मजीद, पढ़ रहे जी हैं। जी, अपना मजीद भी आप पढ़ें, जहाँ लिखा है उससे ज़्यादा आप पढ़ें ताकि आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगी। यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हैं, उससे भी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह भेज दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। हम मीटिंग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।